राम राम भाइयों आरक्षण का काला सच क्या है, आरक्षण का झूठा सच क्या है, आज के वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगा। जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण, बनिया और राजपूत जिसका कोर वोट बैंक था, जो इसके फाउंडर मेंबर थे, उन्हीं को क्यों नाराज़ कर रही है, उन्हीं के आंदोलन को क्यों कुचल रही है, उन्हीं पे क्यों लाठियां चलवा रही है, क्यों उनको जंतर मंतर से खदेड़ दिया और क्यों वो अपने उस वोट बैंक को खुश करने पे लगी हुई है जो अभी कुछ दिन पहले ही उसके साथ जुड़ा है, ओबीसी वोट बैंक। ये सब आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और दिल थाम कर वीडियो को देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो ये आरक्षण हमारे देश में आया कैसे, इसकी सच्चाई आपको जाननी चाहिए तथा ये भी जानना चाहिए कि इसको लाने वाले लोग कौन थे। और दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो आरक्षण की धुर विरोधी है, उसकी जो मातृ संस्था है आरएसएस, वो भी आज आरक्षण के मामले में इतनी क्यों लाचार है कि जो लोग उनको तन मन और धन तीनों देते हैं, उन्हीं को वो लाठियों से पिटवा रही है। सबसे पहले एससी एसटी का जो 22% आरक्षण है उसकी ही बात कर लेते हैं। दोस्तों, हमारे देश में जब देश आज़ाद हुआ तो दलितों को 10 साल के लिए ये आरक्षण दिया गया था, आदिवासी और दलितों को। उसके पीछे का कारण ये था कि दलितों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उनके साथ हमारे देश और हमारे समाज ने जानवरों से भी गया गुजरा व्यवहार किया था, तो उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए 10 साल के लिए आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था। लेकिन वो आरक्षण धीरे धीरे एक्सटेंडेड होता गया और आज भी वो चल रहा है, क्योंकि अभी भी दलित मुख्य धारा में पूरी तरीके से नहीं जुड़ पाए हैं। ये अलग बात है कि दलितों में एक क्रीमी लेयर ज़रूर बन गई है जो आरक्षण का लगातार फ़ायदा उठा रही है, और जो दलितों में रियल दलित हैं उनको उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। दूसरी बात ओबीसी समाज की करेंगे। दोस्तों, ओबीसी समाज को आरक्षण देने वाले व्यक्ति का नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि जाति से एक राजपूत थे और राज परिवार से थे। गोंडा के मेरे ख्याल से कहाँ के कौन सी रियासत के राजा थे, अब मेरे को याद नहीं, इलाहाबाद के पास में कोई रियासत है, उसके राजा थे। तथा उन्होंने अपनी निजी स्वार्थ और निजी राजनीति के लिए मांडा के राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ये ओबीसी वाला आरक्षण देश में लागू किया था नौकरियों में, तथा जो शिक्षण संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें इस आरक्षण को लागू करने वाले व्यक्ति का नाम अर्जुन सिंह था। दोनों ही राजपूत समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। राजपूत समाज ही इस आरक्षण को ख़त्म करवाने के लिए जंतर मंतर पे सबसे ज़्यादा सक्रिय है। तो दोस्तों, वो कौन सी परिस्थितियां थी जो राजपूत जाति के एक लीडर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने हमारे देश की राजनीति को पूरा ही बदल दिया। जो जातिवाद अपने आप धीरे धीरे हमारे समाज से ख़त्म होता जा रहा था, आज वो इतना उग्र हो गया है कि देश में जब भी आरक्षण ख़त्म करने की बात आती है तो गृह युद्ध जैसे हालात बन जाते हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी, उसके बाद एक नई पार्टी बनी थी, जनता पार्टी। उस जनता पार्टी ने जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी सामाजिक स्थिति को जानने के लिए मंडल आयोग की स्थापना करी और मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट उनको दी। तो उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार हट गई, इंदिरा गांधी ने वो रिपोर्ट पढ़ी तथा इंदिरा गांधी ने उस रिपोर्ट को छुपा के रख दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी को ये पता था अगर ये रिपोर्ट मैंने लागू की तो जो मेरा कोर वोट बैंक है ब्राह्मण और राजपूत, उस समय ब्राह्मण और राजपूत बीजेपी के नहीं कांग्रेस के वोट बैंक होते थे, क्योंकि ब्राह्मणों के राजपूतों के सबसे बड़े नेता कांग्रेस में होते थे। अभी मैंने आपको बताया दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह, वीरभद्र सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीर बहादुर सिंह जैसे राजपूत नेता कांग्रेस में थे, तथा नारायण दत्त तिवारी, हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे बड़े बड़े ब्राह्मण नेता भी कांग्रेस में थे। तो दोस्तों, उस रिपोर्ट को कांग्रेस ने दबा दिया। उसके बाद में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, फिर राजीव गांधी आए, राजीव गांधी के बाद में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, तो दोस्तों जनता दल नाम की एक पार्टी बनी थी जिसकी अल्पमत की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी उसको बाहर से समर्थन दे रही थी। तो उस जनता दल के अंदर दो बड़े लीडर थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चौधरी देवीलाल। दोनों के अंदर ईगो का क्लैश हुआ और चौधरी देवीलाल की राजनीति को डाउन करने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया।
उसके बाद देश में गृह युद्ध के हालात बने, अगड़े और पिछड़े आमने सामने आए। दिल्ली के अंदर बहुत सारे अगड़ी जाति के स्टूडेंट्स ने मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या भी करी। उसमें एक नाम राजीव गोस्वामी का था, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र था। जब वो सफदरजंग अस्पताल में दाखिल था, जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, तब लाल कृष्ण आडवाणी जी उसका हालचाल जानने के लिए सफदरजंग अस्पताल में गए थे। तब वहाँ पर जर्नल कैटेगरी के छात्रों ने लाल कृष्ण आडवाणी को घेर लिया था तथा उनसे कहा था कि आप पब्लिकली बयान दीजिए कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू नहीं करने देंगे। मगर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने ये बयान नहीं दिया था, क्योंकि कोई राजनीतिक दल हमारे देश के बहुसंख्यक समाज को नाराज़ करने का रिस्क नहीं उठा सकता है। क्योंकि जो मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद में जो जातियां बची थी, जो आरक्षण के दायरे से बाहर थी, वो कुछ ही जातियां बची थी और पूरा हिंदू समाज उसके दायरे में आ गया था। तो दोस्तों, विश्वनाथ प्रताप सिंह को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने हमारे देश की राजनीति के अंदर आरक्षण की राजनीति का खूंटा गाड़ दिया, जिसको कोई भी नहीं उखाड़ पाएगा। अगर कोई आदमी या कोई संस्था ये सोचता है कि कोई भी राजनीतिक दल आरक्षण को ख़त्म करेगा, तो बिल्कुल मूर्खों वाली बात है दोस्तों। उस बात में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो मूल रूप से जिसका मूल चरित्र है सवर्ण जातियों की पार्टी दोस्तों, इसको पहले बनियों की पार्टी कहा जाता था। लेकिन 1989 में जब 1990 में जब राम मंदिर का आंदोलन चला, तो ये पार्टी ब्राह्मण, बनिया, राजपूत तीनों जातियों की पार्टी बनी। और जो मैंने अभी बात बताई, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, तो उसकी सरकार को गिराने का काम लाल कृष्ण आडवाणी जी ने ही किया था। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने राम रथ यात्रा निकाल के विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को गिराया था। तो दोस्तों, ये एक सच्चाई है। उसके बाद में दोस्तों होता ये है कि भारतीय जनता पार्टी को कभी भी बहुमत नहीं मिला, हमेशा वो अल्पमत की सरकार चलाती रही। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब उसको पूर्ण बहुमत मिला, तो उसने आरक्षण को कैसे ख़त्म किया, ये एक बहुत ही राज की बात है जो आपको सुननी चाहिए। उसने सबसे पहला कदम उठाया दोस्तों, EWS कोटे के अंदर जनरल कास्ट को 10% आरक्षण दिया। ये आरक्षण को डायलूट करने का एक तरीका था। दूसरा तरीका उन्होंने निकाला, लेटरल एंट्री के जरिए जनरल कास्ट के लोगों को सीधे सीधे ब्यूरोक्रेसी में भर्ती करने का। ना कोई परीक्षा, ना कोई एग्ज़ाम, ना इंटरव्यू। जनरल कास्ट के बच्चों को सीधे सीधे ब्यूरोक्रेट बनाओ, यानी IAS अफसर बनाओ और भर्ती कर लो। तीसरा तरीका उन्होंने निकाला, नोट फाउंड सूटेबल, जो रिजर्व सीटें हैं SC ST OBC के लिए, उस पर ये लिख दो कि इसमें हमको जो है लायक उम्मीदवार नहीं मिला भर्ती करने के लिए, और वहाँ भी जनरल कोटे से उस सीट को भर दो। इसके अलावा सिंगल वैकेंसी, एक आदमी की भर्ती निकालो और उसको जनरल कोटे से भर दो, उसमें आरक्षण लागू ही नहीं होता एक सिंगल वैकेंसी में। तथा और भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे तरीके निकाले हैं आरक्षण को ख़त्म करने के। उसमें सबसे बड़ा तरीका है पब्लिक सेक्टर यूनिट को बेच दो, यानी हर चीज़ को प्राइवेट कर दो, आरक्षण अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू ही नहीं है। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, लेकिन अचानक से करनी सेना के कुछ नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये आंदोलन शुरू कर दिया, और उसके बाद में उनको मुंह की खानी पड़ी। और भारतीय जनता पार्टी की हालत तो ऐसी हो गई है, सांप के मुंह में छिपकली, उसको ना उगल सकते ना निगल सकते। इसके अलावा दोस्तों, जो करनी सेना ने अभी आंदोलन चलाया, उन्होंने केवल 3 जातियों का नाम लिया, जिनको सवर्ण जाति कहते हैं, ब्राह्मण, बनिया और राजपूत। लेकिन हमारे देश में और भी जाति हैं जो सवर्ण तो नहीं है, क्योंकि सवर्ण शब्द तो संवैधानिक नहीं है, ये तो मनुस्मृति का गढ़ा हुआ एक शब्द है। लेकिन जनरल कास्ट के अंदर और भी जातियाँ आती हैं जिनको इन लोगों ने अपने साथ नहीं लिया अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए। उसमें हरियाणा के जाट आते हैं, पंजाब के जाट, सिख, अरोड़ा और खत्री आते हैं। इसके अलावा गुजरात के पटेल और महाराष्ट्र के मराठे आते हैं। और दोस्तों, दक्षिण भारत में कम्मा, कापू, बंट, नायर, वोकलिंगा और लिंगायत जैसी बहुत सारी जातियां आती हैं, जो कि
जर्नल कास्ट हैं। इसके अलावा मुसलमानों में शेख, सैयद और मुग़ल पठान आते हैं, और सिखों में जट सिख, अरोड़ा सिख और खत्री सिख इसमें आते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको ये जानकारी दी। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। अच्छी लगी तो अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद भाइयों।